नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 132 के चैप्टर नंबर 6 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है राज्य के नीति निरपेक्ष सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। इससे पहले 5 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो भाई, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करते हैं, भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं, तो भारत के संविधान के भाग 3 में तो मौलिक अधिकार हैं, जिसकी चर्चा हमने 5वें चैप्टर में की थी। और भाग 4 जो है, इसमें राज्य के नीति निरपेक्ष सिद्धांत हैं और मौलिक कर्तव्य हैं। यानी कि संविधान के भाग 4 में 2 प्रावधान हैं। लेकिन जब संविधान बना था ना, तो इसमें दोनों प्रावधान नहीं थे। जब संविधान बना था तो भाग 4 में सिर्फ और सिर्फ नीति निरपेक्ष तत्व थे और आर्टिकल थे 36 टू 51। यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक राज्यों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रावधान हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। और इसी प्रकार से आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। लेकिन आगे चलकर 1976 में आपातकाल चल रहा था जब, तो आपातकाल के दौरान 1976 में एक अमेंडमेंट किया गया, 42 नंबर अमेंडमेंट, यानी कि 42वां संशोधन। तो 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4 में एक और प्रावधान जोड़ा गया, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटी या फिर मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। और इसके लिए आर्टिकल बनाया गया 51A। तो वैसे तो 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज 10 थी, लेकिन अब इनकी संख्या 11 है, जिसका अध्ययन हम आगे चैप्टर में करेंगे। तो अभी आपको पता चलेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में कहाँ लिखे हैं, भाग 4 में। आर्टिकल कौन सा है, 36 से 51। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य कहाँ लिखे हैं, 51A में। भाग कौन सा है, 4 ही है। लेकिन जब संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य नहीं लिखे थे। ये आपातकाल के दौरान 1976 में जोड़े गए हैं। ये बात संविधान की प्रस्तावना कहती है। ठीक है भाई। अब चैप्टर की शुरुआत जो है वो यहाँ से है। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ और पढ़ी थी कि 1945 में सप्रू कमेटी की रिपोर्ट आई थी। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अधिकारों को ना 2 भागों में बांटा जाना चाहिए, एक न्यायोचित और एक गैर न्यायोचित। देखो, न्यायोचित अधिकार वो होते हैं जो अगर आपको प्रोवाइड ना हो तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हो। लेकिन गैर न्यायोचित अधिकार वो हैं जो आपको नहीं मिले तो आप कोर्ट से नहीं जा सकते, आप सरकार पर दबाव नहीं बना सकते। तो ऐसे में जो मौलिक अधिकार हैं ये न्यायोचित हैं। यानी कि व्यक्ति को अगर मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो वो डायरेक्ट कोर्ट की शरण में जा सकता है, उसे लागू करवाने के लिए अपील दायर कर सकता है। लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये पता है क्या है, ये राज्य को आदेश देते हैं, ये राज्य को निर्देश देते हैं कि सरकार को ना इस क्षेत्र पर कार्य करने चाहिए, गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कार्य करने चाहिए। लेकिन अगर सरकार ये काम नहीं कर रही है तो कोर्ट ना सरकार पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। ये बात ध्यान रखना। नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित है, और गैर न्यायोचित का मतलब यह है कि गवर्नमेंट अगर वेलफेयर के लिए कार्य नहीं कर रही है, कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रही है, तो कोर्ट उस पर दबाव नहीं बना सकता, उसे मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है भाई। तो न्यायोचित और गैर न्यायोचित में अंतर पता चल गया। अब देखो, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान जब बन रहा था तो नीति निरपेक्ष सिद्धांतों के लिए कुछ लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनकी वजह से भारतीय संविधान में नीति निरपेक्ष सिद्धांतों को लिखा गया। और इनमें से सबसे बड़ा नाम था BN राव। तो BN राव की बात करें तो ये संवैधानिक सलाहकार थे। इसके साथ साथ एक नाम और आता है AK अय्यर, और एक और नाम आता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का और KT शाह का। इन चारों व्यक्तियों ने नीति निरपेक्ष सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इन सब में ना सबसे बड़ी भूमिका पता है किसकी थी, सबसे बड़ी भूमिका थी BN राव की, जो कि संवैधानिक सलाहकार भी थे। नीति निरपेक्ष सिद्धांतों की अगर बात करोगे तो इसकी उत्पत्ति कराची प्रस्ताव में हुई थी, कराची सम्मेलन में हुई थी। तो भाग 4 में नीति निरपेक्ष सिद्धांत है भाई। नीति निरपेक्ष सिद्धांतों को लागू करवाने में कितने लोगों की भूमिका है, 4 लोगों की भूमिका है। इन 4 लोगों के नाम क्या क्या हैं, तो इन 4 लोगों के नाम है BN राव, AK अय्यर, अंबेडकर और KT शाह। और प्रमुख भूमिका किसकी है, BN राव की है। नीति निरपेक्ष सिद्धांत कैसे हैं, गैर न्यायोचित हैं। नीति निरपेक्ष सिद्धांत कौन से आर्टिकल में है, 36 से 51 तक। कौन से भाग में है, भाग 4 में। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की कि कौन कौन से नीति निरपेक्ष सिद्धांत हैं। तो आपको ना ये रटने ही पड़ेंगे। तो आर्टिकल 36 से 51 तक एक एक नीति निरपेक्ष सिद्धांतों की चर्चा की गई है। ठीक है भाई। तो ये टेबल आप रट लेना। अब देखो, DD बसु, दुर्गादास बसु इनका पूरा नाम है। तो दुर्गादास बसु ने पता है क्या है, इन 36 से 51 तक जो नीति निरपेक्ष सिद्धांत है इन्हें 3 समूहों में बांटा है। पहले समूह में उन नीति निरपेक्ष सिद्धांतों को रखा है जो कि आदर्श हैं, जिन्हें संविधान सभा द्वारा राज्य को लागू करवाने के लिए अपेक्षा की गई थी कि संविधान सभा ने कहा था कि भविष्य में संसद जो है वो इन आदर्शों को लागू करवाने के लिए विशेष तौर पर कार्य करेगी।
दूसरा प्रकृति जो इसकी ये है कि ये विधायिका और कार्यपालिका को निर्देश देती है ताकि वो अपनी शक्तियों का सही रूप से प्रयोग करें। और तीसरी बात यह है कि न्यायालय इन्हें जबरदस्ती से लागू नहीं कर सकता। यानी कि जो प्रोफेसर डी डी बसु रही हैं, इन्होंने नीति निरपेक्ष सिद्धांतों को कितने ग्रुप में बांटा है? 3 ग्रुप में। पहले ग्रुप में उनको रखा है जो आदर्शात्मक हैं, जो हर एक व्यक्ति की आइडियोलॉजी में होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि विधायिका और कार्यपालिका को क्या देते हैं? आदेश देते हैं कि वो जन कल्याण के लिए कार्य करें। और तीसरी बात इसमें यह है कि न्यायालय इन्हें जबरदस्ती से लागू नहीं करवा सकता। तो ये बात तो किसकी रही? नीति निर्देशक सिद्धांतों की। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अलावा भी भारतीय संविधान में कुछ आर्टिकल हैं जो लोगों से संबंधित पॉलिसी बनाने के अधिकार गवर्नमेंट को देते हैं। जैसे आर्टिकल 335, 350A, 351, 335, जिसके लिए SC STs के लिए, महिलाओं के लिए वर्क किए जा रहे हैं। तो ये तो बात रही नीति निर्देशक सिद्धांतों की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्यों की। तो देखो, पहले ना मौलिक कर्तव्य सिर्फ आर्टिकल 33 में थे, वो भी किसके लिए? पुलिस के लिए और आर्मी के लिए, यानी कि सैन्य बलों के लिए, कि ये लोग अपने देश के लिए अपना कर्तव्य न्यौछावर कर देंगे। लेकिन जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई 1975 में, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई देखो, जब जनता को अधिकार मिले तो जनता की कुछ जिम्मेदारी भी तो बननी चाहिए देश के प्रति। ये थोड़ी अधिकार लेके खाते जाओ, आपकी कुछ जिम्मेदारी भी तो है हमारे देश के प्रति। तो ऐसे में भारतीय संविधान के 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42 अमेंडमेंट के माध्यम से, 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में। टोटल इसमें उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे और इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी गई है। जैसे आपका ये दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप संविधान का पालन करो, उसके आदर्शों का क्या करो? सम्मान करो, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जितने ही प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उसका पालन करो, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कार्य करो, देश की रक्षा करो, और जरूरत पड़ने पर जब बुलाए देश तो उसकी राष्ट्र की सेवा के लिए भी तैयार रहो। भारत के सभी लोगों में समानता और भाईचारे की भावना का निर्माण करो, धर्म भाषा और वर्ग के आधार पर भेदभाव मत करो। इतना ही नहीं, ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दो जो स्त्रियों के सम्मान के विरोध में हो। भारतीय गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझो, पर्यावरण की रक्षा करो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लॉजिकल चीज़ों को बढ़ावा दो, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करो, माता पिता और अभिभावकों के लिए शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार की बढ़ावा दिया जाए। ये चीज़ जो है वो बाद में जोड़ी गई 2002 में। ठीक है भाई। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करोगे, कितने हैं? ये 11 हैं। पहले कितने थे? 10 हैं। तो इस पहले ये पूरी की पूरी क्या है? यहाँ पर लिस्ट है, और नीति निर्देशक सिद्धांतों की लिस्ट पहले थी। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करोगे तो इन दोनों की प्रकृति एक जैसी है। यानी कि जनता अगर अपनी जिम्मेदारियों को फॉलो ना करे ना तो भी उसको सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। इसी प्रकार से सरकार अगर नीति निर्देशक सिद्धांतों को फॉलो ना करे तो उसको भी सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों की बात करोगे तो टाइम टू टाइम सिचुएशन के हिसाब से इसमें संशोधन भी हुए हैं, यानी कि इसमें एडिटिंग भी हुई है। इसमें आगे चलकर कुछ तत्वों को हटाया भी गया है और कुछ तत्वों को जोड़ा भी गया है। जैसे कि 42 अमेंडमेंट के माध्यम से, 42वें संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषय जोड़े गए थे। मैं फिर से आपको बात याद दिला दूं, नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ यह है कि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को ये निर्देश देते हैं कि सरकार जनता के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाए, जैसे रोजगार को प्रोवाइड करवाए, गरीबों के लिए कार्य करे, महिलाओं के लिए कार्य करे, SC STs के लिए कार्य करे, पशुधन के लिए कार्य करे, एंड सो मोर। तो ऐसे ही भारतीय संविधान में समय समय पर जो नई जिम्मेदारियां आई हैं उन्हें भी संविधान में जोड़ा गया है। जैसे आर्टिकल 39A, 43A, 48A। आर्टिकल 39 के तहत सही बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की बात की गई है। आर्टिकल 39A में गरीबों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 43A में मजदूरों के औद्योगिक प्रबंधन की बात की गई है। 48A में पर्यावरण, जंगल और जंगली जीवन के संरक्षण की बात की गई है। 44वें संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 38 भी जोड़ा गया, जिसमें राइट टू अपॉर्चुनिटी की बात की गई, अवसरों की समानता की बात की गई। 86वें संशोधन के माध्यम से और भी चीज़ें बदलाव की गई। बच्चों के जो पहले क्या था, 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जो था वो मौलिक अधिकार बना दिया गया, जबकि ये पहले क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व था। तो इससे पता चलता है कि भारत की आने वाली सरकारों ने भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के दायरे को बढ़ाया है, उसमें विभिन्न अनुच्छेदों को जोड़ा है और इसे और भी ज़्यादा प्रभावशील बनाने की कोशिश की है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की उत्पत्ति के बारे में बताया है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, तो वो जो वहाँ पर पॉइंट्स थे 10-11, आप उनके बारे में चर्चा करोगे। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि राज्य के नीति सिद्धांतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण बताओगे। तो आई होप सो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आप करने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो, और आप ये अच्छे से कर भी सकते हो। अब हम बात करते हैं क्या ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं और जो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं,
क्या इनको जमीनी स्तर पर लागू किया गया है? क्या इनका क्रियान्वयन किया गया है? देखो, क्रियान्वयन का मतलब है कि एक चीज़ तो होती है चीज़ों का बनना, दूसरा होता है उसे लागू होना जमीनी स्तर पर। तो क्रियान्वयन का मतलब ये है क्या वो जमीनी स्तर पर लागू हैं या फिर कागजों में ही हैं। तो आज़ादी के बाद विभिन्न सरकारों ने नीति निरपेक्ष सिद्धांतों के अनुसार बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं और बहुत सारे कानून बनाए हैं और बहुत सारे कमीशन बनाए हैं, यानी कि आयोग बनाए हैं, और ताकि ये ज़मीनी स्तर पर कार्य कर सकें। यानी कि नीति निरपेक्ष सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए समय समय पर बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, समय समय पर बहुत सारे लॉ बने हैं। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, प्लानिंग चल रही हैं और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। लाइक डैट नीति आयोग जो वर्तमान में है, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थीं, भूमि सुधार जो कार्यक्रम चलते थे, ग्रामीण समाज में असमानता को खत्म करने के लिए चीज़ें चली, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, कमजोर वर्गों की सहायता के लिए सब्सिडी दी गई, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई, मजदूरों के हितों की रक्षा की गई, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता की बात की गई, इवन पीडीएस सिस्टम शुरू किया गया जिसके तहत राशन फ्री दिया गया या कम दाम पर राशन दिया गया, महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ की बात की गई, यानी कि प्रजनन के समय, बच्चे होने के समय बड़े पैमाने पर मातृत्व सहायता दी जाती है। इतना ही नहीं, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी क्या करे गए? बहुत सारे कार्यक्रम और नियम कानून बनाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने सूती उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना की, हथकरघा बोर्ड की स्थापना करी, एससी एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी है। आर्टिकल 40 ये कहता था ग्राम पंचायतों की स्थापना, और आगे चलकर 1993 में ग्राम पंचायतों की स्थापना भी की गई है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं, रोजगार गारंटी प्रोग्राम चलाए गए हैं, ताकि जनता की भागीदारी बढ़ती ही जाए। ये सारी चीज़ें ये बात सिद्ध कर देती हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए समय समय पर प्रयास किए गए हैं और हर एक गवर्नमेंट इस मामले में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा समय समय पर बहुत सारे कानून बने हैं और बहुत सारी कमेटियां भी बनी हैं। इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो हमने अभी पढ़ा था कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया संविधान में? 1976 में, जब आपातकाल हमारे देश में चल रहा था, और अमेंडमेंट कौन सा था? 42। लेकिन आगे चलकर मौलिक कर्तव्यों को और ज़्यादा प्रभावशील बनाने के लिए जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसे हम वर्मा कमेटी के नाम से जानते हैं। इस कमेटी ने यह कहा कि देखो भाई, आप जनता को मौलिक कर्तव्य दे रहे हो, लेकिन जनता को मौलिक कर्तव्य तो मिल रहे हैं लेकिन जनता उसको फॉलो नहीं कर रही। उसका रीज़न ये है, जनता पे डर ही नहीं है। जबकि अन्य देशों में देखोगे तो अन्य कई देशों में यह है कि अगर आप मौलिक कर्तव्य को फॉलो नहीं कर रहे तो आपको दंड मिलेगा। और हमारे यहाँ क्या है? लिख दिया गया राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करो। अगर कोई बंदा सम्मान नहीं करता तो उसके लिए कार्रवाई ही नहीं है। तो जस्टिस वर्मा ने ना मौलिक कर्तव्यों को और भी ज़्यादा प्रभावशील बनाने के लिए कुछ सिफारिशें करी, जिनमें से कुछ सिफारिशें यहाँ लिखी हैं, जैसे कि मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक जीवन में नागरिकों के मानकों में वृद्धि करेगा। सही व्यक्तियों को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और जितने भी लोग सरकारी पदों पर आसीन हैं उन्हें नेपोटिज्म से दूर रहना चाहिए, भाई भतीजावाद से दूर रहना चाहिए। लोगों के हित की बात करनी चाहिए, ना कि अपनों के हित की बात करें। इन्हें ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों को क्या करना चाहिए? लागू करना चाहिए। सार्वजनिक जगह पर यानी गवर्नमेंट प्लेस पर सभी लोग जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। कोई बंदा ना सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सभी निर्णय सार्वजनिक होने चाहिए। न्यायालय के लोक सेवक को हमेशा ईमानदार बनना चाहिए। जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, नौकरशाह हैं, इन सबको ईमानदारी कायम रखनी चाहिए। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है। देखो, हम कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है? भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्योंकि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ईमानदार हो जाएंगे, सभी लोग, एक एक व्यक्ति अगर ईमानदार हो जाएगा, तो अगर सरकारें भ्रष्ट भी है तो उनका कार्य कौन करेगा? क्योंकि एक ना हवलदार को भी ये अधिकार है, अगर कोई बंदा भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और उसने देख लिया तो सरकारी गवाह बनकर उसको क्या कर सकता है? गिरफ्तार करवा सकता है। तो छोटे छोटे बंदे और बड़े से बड़े बंदों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब अधिकार दे रहा है तो हम उस अधिकारों को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? हर एक बंदा ईमानदारी क्यों नहीं दिखा रहा है? तो हर एक बंदा जब खुद ही बेईमान हो रहा है तो गवर्नमेंट को क्या कर सकता है? गवर्नमेंट में प्रश्न चिन्ह लगाते रहो। तो गवर्नमेंट भी तो हमें से ही बन रही है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? लोगों में से लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। लोग ही भ्रष्ट है तो सरकार ही भ्रष्ट होगी। लोग ईमानदार होंगे तो सरकार भी ईमानदार होगी। तो यहाँ पर लोक सेवकों को ईमानदारी कायम रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मौलिक कर्तव्यों को और मजबूत बनाने के लिए वर्मा कमेटी ने यह बताया कि कुछ कानून बनाए गए, जैसे जनप्रतिनिधि कानून, गैर कानूनी गतिविधि रोक कानून, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, वन्य जीव संरक्षण कानून, राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर रोक संबंधी कानून, वन संरक्षण अधिनियम। यानी कुछ ये संसद द्वारा समय समय पर अधिनियम पास किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करवाने के लिए समय समय पर सरकारें अपना अपना प्रयास कर रही हैं। नीति निरपेक्ष सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों की कुछ बाउंडेशन हैं, कुछ सीमाएं हैं जो इसे अप्रभावी कर देती हैं। तो देखो, नीति निरपेक्ष सिद्धांतों की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इन्हें कानूनी रूप से लागू करने के लिए ना सरकार मजबूर नहीं है।
कोर्ट इसके ऊपर ना कोई भी हस्तक्षेप कर नहीं सकता। सरकार की मर्जी है कि वो अपनी नैतिकता से इन चीज़ों को फॉलो करवाए, सरकार की मर्जी वो ना करवाए, सरकार की मर्जी वो हमें रोजगार दे, सरकार की मर्जी वो हमें रोजगार ना दे, इसके लिए कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन्हें लागू करवाने के लिए संविधान में जगह नहीं दी गई है। सेम खेल मौलिक कर्तव्यों का भी है। नीति निरपेक्ष सिद्धांत न्यायोचित भी नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। समाज के ताकतवर लोग जब सत्ता में आते हैं तो अपने हिसाब से दबाव बनाते हैं, राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाते हैं, गवर्नमेंट पे अपने हितों के लिए दबाव बनाते हैं, जिससे साधारण जनता के जो लाभ हैं उसकी उपेक्षा होती है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इसकी कमी को उजागर भी किया था। केटी शाह ने कहा भी था कि नीति निरपेक्ष सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन ये ना सीमाओं में हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा कमजोर रहेंगे। किश्माचारी ने भी यही कहा था, टीटी किश्माचारी ने ये कहा था कि ये जनता की भावनाओं के खिलाफ है, यानी कि जनता को ये मैनिफेस्टो में आदेश तो देते हैं, निर्देश तो देते हैं, ये जनता को एक सपना तो दिखाते हैं, लेकिन ये पूरा नहीं करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में टकराव का जो कारण है वो भी यही है कि किन चीज़ों को लागू किया जाए और किन चीज़ों को लागू ना किया जाए। इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं, इन्हें भी सीमाओं में बांधा गया है। इसका उल्लंघन करने पर नागरिकों को सजा नहीं मिल रही है। जबकि सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, चाइना, पोलैंड, नीदरलैंड, जापान, वियतनाम, अल्बेनिया का संविधान पढ़ोगे तो मौलिक कर्तव्यों को पालन करना आपके लिए कानूनी रूप से बाध्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार आपको सजा भी देगी। तो मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो राज्य के नीति निरपेक्ष तत्वों की बात की जाए, ये नैतिक रूप से अच्छे हैं, यानी कि ये खुद ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति इसका खुद फॉलो करे तो ठीक, नहीं करे तो कोई भी शक्ति इन्हें फॉलो नहीं करवा सकती। तो अगर क्वेश्चन आ जाए नीति निरपेक्ष सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों की क्या सीमाएं हैं, तो आई होप सो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है कि नीति निरपेक्ष सिद्धांत वे प्रावधान हैं जो राज्य को दिशा निर्देश देते हैं कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए कानून बनाए और अपने सभी नागरिकों को नैतिक रूप से आगे बढ़ाए। एक ऐसे समाज की स्थापना करें जो इक्वल हो, समान हो और सभी लोगों को सभी के अधिकार मिलें। हालांकि नीति निरपेक्ष सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, जहां मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन नीति निरपेक्ष सिद्धांतों के साथ ऐसा नहीं है। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए मौलिक अधिकारों और नीति निरपेक्ष सिद्धांतों में अंतर क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसका आंसर देने में आप सक्षम हैं। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 7 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।